नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर 32 दिन युद्ध हो चुके हैं। अब इस परिस्थिति में बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्रंप साहब अब हर हाल में युद्ध से निकल जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपना जो वो सपना था उस सपने को भी उन्होंने छोड़ने का मन बना लिया है। फाइनली जो खबर आ रही है कि ट्रंप साहब हारमुज को बंद छोड़ करके ही भागने की तैयारी कर चुके हैं। इसको ट्रंप के बड़े यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका की मीडिया भी कहना शुरू कर चुकी है। बाकायदा अमेरिकी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि हारमुज को बंद छोड़ करके ही ट्रंप जो है वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। क्या मान लिया जाए कि ट्रंप साहब के बस की चीजें नहीं रही, अब ये समझ चुके हैं ट्रंप और इसीलिए ये यू टर्न ले रहे हैं? 32वें दिन युद्ध को आप कहां खड़ा पा रहे हैं? ट्रंप साहब का ये जो यू टर्न है उसके क्या मायने हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ट्रंप का जो ये पूरे का पूरा ईरान का प्रोजेक्ट था, जिस तरीके से ये इजराइल की सरपरस्ती में था। पहली बार तो वैश्विक इतिहास में आपने देखा होगा कि दुनिया भर की फौजें अमेरिका के नेतृत्व में तो लड़ती थी। पहली बार अमेरिका में एक ऐसा सिरफिरा आया जिसने इजराइल के सेना के नेतृत्व में इजराइल के एजेंडा को पूरा करने के लिए उनके झंडे के नीचे अप्रत्यक्ष तौर पर आना स्वीकार किया। ना तो इनके पास कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, ना इनके पास कोई ब्लूप्रिंट था, ना इनको यह पता था कि हाउ टू गो अबाउट इट। नेतन्याहू ने जैसे उसको मिसगाइड किया, मिसलीड किया, ब्लैकमेल किया, कंप्रोमाइज किया, वो सारी चीजें अब दुनिया के सामने है। दुनिया देख रही है उस चीज को। एक बात बड़ी स्पष्ट रखिएगा, पहले दिन से मोसाद ने कैंपेन शुरू करने से पहले बाकायदा नेतन्याहू को बताया था कि जो आप रिजीम चेंज का सपना लेके चल रहे हैं उसमें 1 साल तक लग सकता है। उसके बावजूद भी, और ये खबर बाकायदा रिपोर्ट हुई और मोसाद के ऑफिशियल सोर्सेज से भी रिपोर्ट हुई है वेस्टर्न मीडिया के अंदर। तो उसके बावजूद, चूंकि आपको पता है कि वहां पर अक्टूबर 26 से पहले पहले चुनाव है इजराइल के अंदर, तो ट्रंप 1 साल का इंतजार कर नहीं सकता था। और उसको चूंकि किसी भी कीमत पर अपने नेतन्याहू को सत्ता में आना है, तो दोनों ने मिलजुल करके ये जुगलबंदी की और जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। आपने बात की हारमुज की। राम प्रकाश जी ध्यान करिएगा, 32 दिन पहले हारमुज बंद था क्या? हारमुज तो खुला था। हारमुज को बंद किसने कराया था? ट्रंप और नेतन्याहू ने कराया था। किसके लिए करवाया था? क्या भारत के लिए हारमुज बंद है? चीन के लिए बंद है? रूस के लिए बंद है? पाकिस्तान के लिए बंद है? किसी के लिए बंद नहीं। हारमुज किसके लिए बंद है? अमेरिका के लिए, नाटो के लिए, उसके सहयोगियों के लिए। तो हारमुज बंद कहां है? और जिस तरीके से ईरान ने इफेक्टिवली क्लोज किया है उसको, वो ये दिखाती है कि किस तरीके का बोथरापन था इनकी पूरी रणनीति के अंदर। आपने ट्रंप की एक एक चीज को अगर आपने अभी तक फॉलो किया हो, हालांकि उसकी किसी बात को फॉलो करने का कोई मतलब है नहीं, हर 10 मिनट में वो यू टर्न ले लेता है अपनी पिछली बात से, और कई बार तो सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पहली बात को अपनी को नेगेट कर देता है। अगर आपने पूरा ध्यान किया हो शुरू से, तो वो व्यक्ति क्या कह रहा था कि रिजीम चेंज हमने कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 17 बार वो युद्ध जीत चुका है। फिर 10,000 सैनिक वहां पर भेज दिए। अब आज 1809 सैनिक और भेज दिए हिंद महासागर के अंदर यूएसएस त्रिपोली के जरिए। कभी कहता है कि मैं खरग को ये कर दूंगा, कभी कहता है हारमुज को कब्जा कर लेंगे, और अगले पल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज जो रिपोर्ट किया है वो अपने आप में ट्रंप को एक्सपोज करता है। बाकायदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया वॉल स्ट्रीट जर्नल को। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, दिखा भी दीजिएगा दर्शकों को, जिसमें उसने साफ तौर पे ये कहा है कि मैं इस युद्ध को लंबा खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। हारमुज बंद रहे तो रहे, मेरी बला से हम जा सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं बीच में, किसी भी कीमत पर लंबा छेड़ने का कोई मतलब नहीं। अगर आपका माइंड सेट ये है, तो फिर वहां सैनिकों क्यों भेज रहे हो? तो इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधाभास इतना है, उसको क्लैरिटी नहीं है। एक पल उसका दिमाग कहता है कि बहुत हो गया, अगले पल नेतन्याहू उसको बाजू बरोड़ देता है कि नहीं, तुम जा नहीं सकते युद्ध छोड़कर। एप्स्टीन याद है ना? और उसके बाद फिर सारे हमले शुरू हो जाते हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ईरान पर भयंकर बमबारी चल रही है सुबह से, तमाम शहरों पर, तेहरान पे चल रही। तो ट्रंप के इस राइट हाथ को क्या पता है, लेफ्ट को नहीं पता, लेफ्ट वाले को राइट को नहीं पता। जिस तरीके से वो आदमी कंप्लीट कंप्रोमाइज्ड है, उसकी किसी भी बात को आप फेस वैल्यू पर लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये जो खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी, ये बाकायदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के उन अधिकारियों के हवाले से है जो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के अंदर है, जिनको ट्रंप ने ये कहा है कि इस लड़ाई को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं बचा है और हमने अपना काम कर दिया, हम यहां से चले। एक तरीके से वो जिद छोड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो पीछे हटने को तो हो गए, तैयार हो गए, लेकिन सैन्य अभियान खत्म क्या वो उसको करने देगा नेतन्याहू, जो उसका आजकल गुरु बना हुआ है? तो ये जो चीज है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं अमेरिकन जो इकबाल था,
ये उसको तय कर देगी। अभी तक अमेरिकन इकबाल इस पूरे 32 दिन में आपने देखा डे इन एंड डे आउट एक्सपोज हुआ है कि जो कुछ भी ये करने गए उसका उल्टा प्रतिफल मिला। आपने ट्रंप की वो बात याद है आपको, उन्होंने क्या कहा कि हम सन्न रह गए जब हमने देखा कि ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट में हमारे सहयोगियों, ईरान सहयोगियों पर हमला कर रहा है, तो अगर हमला नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे वो। बेसिकली आपने कहा कि 32 दिन में क्या मिला। 32 दिन में रामप्रकाश जी बहुत कुछ मिला। और अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका और इजराइल की हंसी उड़ रही है पूरी दुनिया के अंदर। कैसे, मैं आपको बहुत छोटी चीज बताता हूं। ईरान का जो हरमुज जल डमरू बंदे था, क्या तब उस समय कंप्लीट नियंत्रण दुनिया मानती थी कि उस पर ईरान का है? नहीं मानती थी। एक ओपन एयरवे था, वो वाटरवे था। आज की तारीख में क्या स्टैब्लिश हो गया कि हरमुज पर कंप्लीट नियंत्रण किसका है? ईरान का, जो उन्होंने वैलिडेट करके दिखा दिया। वैलिडेट करके दिखा दिया। 50 साल से ईरान के ऊपर प्रतिबंध थे, तेल नहीं बेच सकते अब आप। तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम टोल लेंगे, और बाकायदा हाँ, ईरान की संसद में उसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया गया। वो कह रहे हैं हम नहीं, टोल लेंगे जितने भी जहाजें गुजरेंगी। उस पे आएंगे हम, उस पे सेकंड पार्ट में आएंगे। मैं जो कह रहा था कि जो कंट्रोल था वो कंप्लीट स्टेब्लिश करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अमेरिका चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा, नाटो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। नंबर दो, ईरान के तेल पर 50 साल से प्रतिबंध था, तेल का प्रतिबंध हटाया नहीं। डेली के अरबों रुपए का तेल ईरान बेच रहा है कि नहीं? नंबर तीन, ईरान अब तक 100% इस बात पे कन्विंस था, और उनके जो पुराने जो दिवंगत अपने सुप्रीम लीडर थे खामनेई साहब, उन सब की स्टेटेड पोजीशन थी कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। अब उनकी पोजीशन क्या है कि वो 100% परमाणु हथियार बनाएंगे। इसके लिए किसने, कौन जिम्मेदार होगा? अमेरिका। उसके बाद खाड़ी के अंदर जितने भी अमेरिकी अड्डे आपने देखे, अमेरिका ने कितना पाल पोस करके उनको बड़ा करके कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, वो कितनी बड़ा एसेट के तौर पर थे। आज खाड़ी के देशों के लिए अमेरिका के बेसिस अपने देश के अंदर एसेट है, लाइबिलिटी। कल्पना कर सकते हैं आप? वो मिडिल ईस्ट की तो क्या ही रक्षा करेंगे। जितने भी खाड़ी के देशों के अंदर उनके सैनिक अड्डे हैं वो खाली पड़े हुए हैं, वहां कोई ना मैन है ना मशीनरी है। जितने सैनिक थे वो होटलों में टिके हुए हैं। और उन जो बेसिस की सुरक्षा का काम किसके जिम्मे है पता है आपको? मिडिल ईस्ट के लोगों के जिम्मे ये काम रह गया है कि इनकी हवाई अड्डों करने आए थे तो देशों की सुरक्षा, और वो देश सुरक्षा किसकी कर रहे हैं? आपके बेसिस की। पूरी दुनिया के अंदर मुद्रास्फीति लगातार घट रही थी, आज मुद्रास्फीति की हालत देख लीजिए। तो 32 दिन में युद्ध का क्या हुआ, ये तो आप सहज अनुमान लगा सकते हो। आपने कहा टोल का जिक्र, टोल क्यों नहीं लगाएंगे आप? एक बात बताइए, वो कहां से ये पैसा वसूल करेंगे जो उनके देश का सत्यानाश किया? अमेरिका तो, या जो इजराइल है, वो तो उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे नहीं। वो तो बाकायदा बातचीत कर रहे थे। अगर कोई डेमोक्रेटिक ऑर्डर वर्ल्ड के अंदर होता तो बातचीत के दौरान हमला करना और पूरी लीडरशिप को तबाह करना, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है? किसी दूसरे देश का अतिक्रमण करके किया ना उन्होंने ये। तो अब वो अपना नुकसान कहां से पूरा करेंगे, जरा बता दीजिए एक बार। तो टोल लगाए या कुछ भी करे। अभी हालांकि ये जो है सिक्योरिटी काउंसिल ने जो उसकी ईरान की जो संसद है उसी के अंदर ये है प्रस्ताव पास हुआ है। कानून अभी नहीं बना है। कानून बनने से पहले संसद और उसकी गार्जियन काउंसिल और उसके बाद राष्ट्रपति का मंजूरी लेनी होगी। लेकिन एक बात तो निश्चित ही है ना कि 20% तेल हार्मुज से निकलता है। अगर ईरान, छोड़ दीजिए भारत और चाइना और अमेरिका, वो तो उसके फ्रेंडली नेशन उन्होंने बता दिए, अगर वो नाटो के सहयोगियों के ऊपर भी टोल लगाते हैं तो काफी हद तक उनकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो इस पूरे युद्ध में अब आप बताइए कि जीता कौन और हारा कौन? कंप्लीट कंट्रोल किसका स्टेब्लिश हुआ? हारमुज में घुसने से ट्रंप जैसा बड़बोला क्यों डर रहा है? क्यों नहीं खरगदीप पे कल रात का ट्वीट देखा था? क्या कह रहा था कि हम तहस नहस कर देंगे। मैं तो वो ट्वीट की भाषा देख के हैरान रह गया कि एक चुना हुआ राष्ट्रपति, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, वो कह रहा है कि हम सब कुछ खत्म कर देंगे हमारा प्लेजेंट स्टे खत्म करने से पहले। ईरान में अपने स्टे को प्लेजेंट बता रहा है, जबकि वो वहां पर जिस तरीके से उसने हस्तक्षेप किया और वहां घुसा, वो अनाधिकृत चेष्टा जिसको आप कहते हैं। दुनिया के कौन से कानून के तहत ट्रंप और नेतन्याहू ने वहां हमला किया था, बता दीजिए। है कोई कानून? घुसे और आतंकी भाषा बोल रहे हैं। आतंकी भाषा बोलने के कारण है ना तो नाटो साथ आया। स्पेन ने यह कह दिया कि हम, छोड़िए आप सारी बात, अपने एयर बेसिस को तो छोड़िए, आपको हम अपनी एयर स्पेस भी यूज नहीं करने देंगे। उससे बनाया वो। और फिर क्या कहा कि हम जो है स्पेन के ऊपर व्यापारिक एक्शन लेंगे। जिस तरीके से आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जो अपने सऊदी अरब का जो एमबीएस है उसके बारे में क्या कहा था कि मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने खबर देखी क्या है कि उन्होंने ठा करके
जो अपने ईरान के अपने रशिया के साथ जो लड़ रहे हैं इतने दिनों से यूक्रेन, उनके साथ बातचीत कर लिया, पीछे समझौता कर लिया सुरक्षा का। अब जो वो क्या नाम इसका जो विदेश मंत्री ट्रंप का, वो वहां पर घूमता फिर रहा है एमबीएस को मनाने के लिए। हाँ, आप तो सऊदी अरब जैसे सहयोगी देश के उसको जो क्राउन प्रिंस है उसके बारे में उसने जो शब्द प्रयोग किए थे, मैं आप तो स्क्रीन पर बोल भी नहीं सकते, बट ही वाज सही। तो उसने इस पूरे युद्ध के दौरान क्या पाया और क्या खोया। कल रात को एक नई घोषणा कर दी कि जो भी ये खाड़ी का देश का जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर, इसका सारा खर्चा खाड़ी के देश देंगे। क्यों देंगे भाई? चौधरी तो तुम थे, हथियार खरबों के तुमने बेचे, इस दौरान भी बेचे, और खर्चा देंगे वो। तो यानी कि ट्रंप की जितनी भी बड़बोलापन, जितनी भी फॉल्ट लाइंस, जो भी उसके कंसेप्ट की प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी एक्सपोज होगी। और अमेरिका एज ए सुपर पावर स्टैंड्स ट्रूली एक्सपोज्ड इन एवरी टर्म ऑफ द वर्ल्ड। कोई ऐसा शब्द बताइए जो उसमें वो एक्सपोज ना हुआ हो, चाहे सैन्य क्षमता, चाहे रणनीति, चाहे विजन, चाहे ऑब्जेक्टिव्स, चाहे अचीवमेंट। वेयर डू दे स्टैंड? खाड़ी देशों के लिए ये कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ना तो ट्रंप जो है इनकी रक्षा कर पाए, खाड़ी देशों को जबरदस्त नुकसान हुआ, ईरान ने जो भी अटैक किए इनको ठीक से बर्बाद किया, ठीक से मारा इनको, क्योंकि भाई अमेरिका पर सीधे अटैक कर नहीं सकता था ईरान, उनके पास यही रास्ता था, उन्होंने हर अमेरिकी बेस को उड़ाया, और अमेरिकी बेस के साथ साथ जो भी इनकी जद में आया वो गया खाड़ी देशों में। और अब वही खाड़ी देश इस युद्ध का भुगतान भी करेंगे अमेरिका को। तो खाड़ी देशों के लिए स्थिति कैसी है? और इतना ही नहीं है, अब तो जो जो बात हमने पहले कही कि भाई हार्मुज पर अब वो टैक्स लगाएंगे, टोल लेंगे, तो असर तो सब पर आएगा। तो ऐसे में खाड़ी देशों की समस्या कितना बढ़ेगी इस युद्ध से? नहीं, खाड़ी देश की तो अपने की जो अस्तित्व है वही कहीं ना कहीं खतरे में नहीं आ जाएगा। आप एक चीज देखिए ना, उनको आपको अपने देश की लोकेशन बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। आप अपने पड़ोसी बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। आपको इन्हीं परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। तो आप मैत्रीपूर्ण परिस्थिति में रहना चाहोगे या हर पल क्राइसिस की स्थिति में रहोगे? जो सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है बार बार अमेरिका की चमचागिरी करता था, वो किस बात से करता था? इस युद्ध के मूल में रामप्रकाश जी केवल दो कारण है, एक एमबीएस, दूसरा नेतन्याहू। वो हमेशा के लिए ईरान को मिटा करके और यहां की सुप्रीमेसी चाह रहे थे। और नाम प्रोवोक किसको कर रहे थे? अमेरिका को। ऑफ रिकॉर्ड सामने आने की तो हिम्मत नहीं एमबीएस की, पीछे से वाद भी लगातार कर रहा था। वो बात अमेरिकन मीडिया ने एक से ज्यादा बार एक्सपोज कर दी कि एमबीएस प्रेशर डाल रहे हैं कि युद्ध से भागना नहीं, युद्ध से भागना नहीं। उसका परिणाम अब क्या हुआ कि वो कंप्लीटली एक्सपोज हो गया। उसकी बात ना मानने का खाड़ी के देशों के पास कोई कारण नहीं। अब समस्या क्या है कि रहना तो यहीं पड़ेगा। अमेरिका तो भाग जाएगा, अमेरिका कब तक रक्षा कर लेगा? या इजराइल के अपने मंसूबे पूरे हुए वो भी झोला उठा के चले जाएंगे। अब तो सवाल मूल ये बचेगा कि ईरान इनकी रोज बाजू मरोड़ेगा केवल एक बात कह करके। और वो क्या बात है कि आप इनका जोड़ा झंडा उठवाइए, बेस खाली कराइए यहां से। कहेगा कि नहीं कहेगा? और कतर जैसे तमाम देशों के अंदर हालत ये है कि जो ईरान के साथ वादा खिलाफी की गई, जिस तरीके से वहां पे हमला किया गया, जिस तरीके से खामनेई को मारा गया, उनके अंदर अब वो शिया सुन्नी का भेद खत्म हो गया है। और तमाम देशों के अंदर परिस्थिति ये है, लोग कहते हैं कि हमें जीना है और हमें विवादों में नहीं जीना है। वहां की जो सल्तनतें हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक स्टेज ऐसी आ सकती है अगले कुछ दिनों में, वो ये कहें कि भैया अमेरिका वालों तुम चलो अपने जोड़ा झंडा उठाओ यहां से। अगर वहां से ईरान के दबाव में दो चार बेस भी अगर अमेरिका को हटाने पड़ गए तो कौन जीता युद्ध? और अमेरिका क्या मुंह दिखाएगा? प्लस जिस तरीके की भाषा यूज कर रहा है, जब आप कमाल देखिएगा, वो फोटो में भेजूंगा आपको, दिखाइएगा दर्शकों को, जो सऊदी क्राउन प्रिंस से जो मिले ना मार्को रूबियो कल रात को, तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब वो आया मिलने के लिए कि जो ट्रंप ने आपके बारे में कहा उसके लिए क्षमा याचना और ये सब जो आपस का एक होता है, तो और आपने इनकी यूक्रेन के साथ कैसे समझौता कर लिया। तो उसने ब्लेटेंटली पता है क्या कहा आपको कि यूएस हैज completely failed to protect the kingdom from Iranian strikes, and therefore Saudi Arabia made a decision that could quickly strengthen its defense capabilities, and that's why they have an agreement with Ukraine. अमेरिका के ऊपर सऊदी अरब जैसे चमचे देश का भरोसा खत्म हो गया सुरक्षा का। ईरान के लिए आप इसको छोटी अचीवमेंट मानते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है साहब। और अगर ट्रंप, देखिए सऊदी अरब का जो ये क्राउन प्रिंस है ये भी कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़े वाला है। जिस तरीके से एम्बेसीज के अंदर जर्नलिस्टों को मरवाना, जो इसकी पैसे की माइट है, जो सारी चीजें हैं, आने वाले समय में ये जो ट्रंप का बड़बोलापन है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका को ओवरऑल बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि आप समझिए ना, एमबीएस कोई अकेला नहीं है, उसका भी पूरे का पूरा एक गैंग है।
ये जो सल्तनतें यहाँ छोटी छोटी बनी हुई है, उस गिरोह का एक मुख्य किरदार है वो। अल्टीमेटली जब ये होगा कि अमेरिका तो भाग रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये ईरान के करीब हो जाएंगे, इनका क्या है भाई? खुशी खुशी रहते हैं अपने आपस में, क्या लड़ाई? वैसी स्थिति में जो अमेरिका की जो ग्लोबल दादागिरी थी, उसका क्या होगा? ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी ईरान के केवल एक दांव के अंदर चित होती दिखाई दे रही है, और वो है कि वो सिर पे कफन बांध के लड़ रहे हैं। दे हैव नथिंग टू लूज एंड अमेरिका हैज एवरीथिंग टू लूज। आप ये बताइए ना, पिछले 32 दिन से क्या बकवास चल रही है? जलडमरू मुद्दे, हारमूज हारमूज, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो करके दिखाओ जरा एक बार। ट्वीट की भाषा देखिए आप, कितनी आपत्तिजनक है। लेकिन ट्रंप ने सारी नैतिकताएं तोड़ दी, केवल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उस आदमी ने, उसकी कोई अचीवमेंट नहीं, केवल और केवल इजराइल के हाथों को चल करके, उसकी कठपुतली बन करके वो पूरे अमेरिका में कंप्रोमाइज प्रेसिडेंट के रूप में स्टेब्लिश हो गया। और ये कोई छोटी अचीवमेंट ईरान की नहीं है। कल ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता ने, आपको पता क्या कहा? कि हमें अमेरिका जाकर के ट्रंप पे या अमेरिका पे हमला करने की जरूरत ही नहीं है, अमेरिका को तो ट्रंप खुद ही बर्बाद कर देगा, हमारे लिए तो वैसे थे। सोचिए, एक सेना का प्रवक्ता दुनिया के सबसे बड़ा राष्ट्रपति, पावरफुल राष्ट्रपति के बारे में ये बात कह रहा है। तो क्या उनकी फाल्ट लाइन्स एक्सपोज हो रही है कि नहीं हो रही? और अमेरिका में जिस तरीके के प्रदर्शन हुए, 90 लाख लोग सड़कों पे आ गए, उसको भी आप छोटी घटना मत मानिए। खासतौर पे ये साल सीनेट के मिड टर्म चुनाव का भी। अब एक तरफ सर ट्रंप कह रहे हैं कि हम हारमूज को बंद छोड़ करके भी युद्ध को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ वो प्रेस सेक्रेटरी है, वो कह रही है कि हर रोज अमेरिकी सेना जो है वो टेररिस्टों के टारगेट को और बढ़ा करके हिट कर रही है, क्या कुछ बता रही है, डील की बात कह रही है। तो ये दोनों चीजें मैं सुनवा देता हूं, कैरोलिन का बयान सुनाइए जरा। Moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist Iranian regime. More than 11,000 enemy targets have been struck to date, each strike further crippling the regime's offensive and defensive capabilities and creating more leverage for the United States and our allies. Compared to the start of the operation, Iran's ballistic missile and drone attacks are down by roughly 90%. The United States is also decimating the Iranian regime's navy. We have destroyed more than 150 of their naval vessels so far, including 92% of their largest vessels. The Iranian Navy has no vessels operating in major regional waterways and no ability to project naval power, which is why they've been assessed as combat ineffective. Our military continues to obliterate Iran's defense industrial base, with nearly 70% of their missile, drone, and naval production facilities and shipyards damaged or destroyed thus far, significantly reducing their ability to pose future threats in the region. U.S. and Israeli joint forces control the skies and have asserted air dominance over Iran, completing more than 11,000 successful combat flights thus far. The trend remains clear. The United States is conducting more intense, targeted strikes with devastating combat power with each passing day to destroy the threat posed by the Iranian terrorist regime, as President Trump sought out to do a month ago. सर ये दोनों चीजें कितना अलग अलग रुख दिखाती हैं। ट्रंप का रुख कुछ और है, प्रेस सेक्रेटरी का बयान कुछ और है, उधर इजराइल अलग त्राहिमाम कर रहा है। खबर ये है कि ईरान ने साइबर अटैक किया और उनका 50-60 कंपनियों का डेटा जो है वो हैक कर लिया, तमाम सीसीटीवी कैमरे जो सिक्योरिटी में लगे हुए तो उन सबको हैक कर लिया। तो कितना डेटा तो उन्होंने वैसे ही निकाल लिया कि इजराइल जो है वो क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, और क्या ही पता कि अभी ऐसे कितना उन्होंने हैक करके क्या कुछ रखा है। तो ये कई सारी चीजें चल रही हैं और सब विरोधाभासी नहीं है। ये राम प्रकाश जी, जब क्लैरिटी जब किसी इशू की नहीं होती ना, तब ऐसी परिस्थितियां होती है। मैंने आपको कहा ना, राइट हैंड को लेफ्ट का नहीं पता, लेफ्ट को राइट का नहीं पता। ट्रंप कल दिन में क्या कह रहा था, शाम होते होते उसने क्या कर दिया, लेविट क्या बोल रही है, अगली लाइन में ये क्या बोलेंगे, नोबडी नोज इट। अगर ईरान की सारी जो इन्होंने अभी अभी बताया, केवल आप इसमें से 2 लाइन मान लो कि उनकी सारी युद्ध क्षमताएं हमने खत्म कर दी, तो फिर जाओ हारमुज खुलवाओ जाकर, क्या दिक्कत है? ट्रंप का बहुत पुराना सपना है, कल भी उसने कहा कि खड़गद्वीप पर कब्जा मेरा पुराना सपना है, तो जा भाई कर ले, कौन मना कर रहा है? उनके पास तो कुछ है नहीं, कोशिश करना एक बार। 50,000 सैनिक आपके मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी अपने बेसिस के ऊपर सारे ठिकानों पे, 10,000 के आसपास आप ऑलरेडी भेज चुके हो, 15,000 को भेजने की योजना है, और फिर आप
उसको हारमूज को खुला बंद कर छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे हो, इसको क्या कहेंगे आप? राम प्रकाश जी, हकीकत केवल दो लाइन की है। ट्रंप यहां पहले दिन से ना तो आना चाहता था, ना लड़ना चाहता था। वो बतौर कंप्रोमाइज प्रेसिडेंट नेतन्याहू की उंगलियों पर नाच रहा है, एक कठपुतली की तरह। लेट्स ऑल बी वेरी क्लियर। वो युद्ध के अंदर आ गया ब्लैकमेल होकर के, और अब उसको निकलने का बहाना चाहिए। इसके लिए वो सुबह से रात तक झूठ बोलता है, नैरेटिव गढ़ता है। हमारी बातचीत चल रही है, हमारे नए रिजीम से हमारी ये बातचीत चल रही है, हमारी ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमने ईरान का ये कर दिया। अरे भले लोगों, कहां अमेरिका और कहां ईरान? जो देश 50 सालों से तुम्हारी सैंक्शंस वो करके, समकालीन इतिहास में दुनिया का दूसरा नाम बता दीजिए देश का जिसने 32 दिनों तक अमेरिका और इसराइल जैसी गुंडागर्दी करने वाले देशों के सीना तान करके नाक में दम किया। ये हकीकत है नहीं। कोई भी जिस जहां भी अमेरिका लड़ने गया आज तक, वो सामने से कितने दिन तक लड़ पाए उनके सामने? और आज ईरान ने क्या हालत कर रखी है। हकीकत ये है राम प्रकाश जी, ड्रॉप ऑफ दी हेड। अगर ट्रंप कंप्रोमाइज ना होता नेतन्याहू के साथ, तो वो आदमी इस युद्ध को तीसरे दिन छोड़ के भागता। यू मार्क माई वर्ड्स। लेकिन चूंकि वो कंप्रोमाइज है, चूंकि उसका रिमोट कंट्रोल नेतन्याहू के पास है, इसलिए वो चाहकर भी नहीं भाग पा रहा। अमेरिका जैसे देश के अंदर 90 लाख लोगों का सड़क पे उतरना, 3200 प्रदर्शन करना, अमेरिकन कांग्रेस की जिस तरीके की भाषा है कि आपने वहां $200 बिलियन देश के फूक करके आपको मिला क्या? ये यूएस कांग्रेस में रोज सवाल पूछे जाते हैं। आप जरा एक बार उनकी अटॉर्नी जनरल के बारे में जरा पता कीजिए, यूएस कांग्रेस में उससे क्या सवाल पूछे जाते हैं एप्स्टीन के बारे में। किसी चीज का जवाब नहीं है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ट्रंप स्टैंड्स ब्रूटली एक्सपोज इज द वर्ड दैट आई एम यूजिंग, एंड दैट इज विद अ पर्पस कि अमेरिका का तमाम राष्ट्रपति सब यही धंधे करते हैं, लड़ाई के, झगड़े के और के। लेकिन पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई भी डिटेलिंग नहीं है कि वो इस युद्ध के अंदर क्यों गया, व्हाट वर द रीजंस देयर ऑफ, क्या जरूरत पड़ी थी। कल शाम को देखा क्या खबर प्लांट कर दी कि 400 किलो यूरेनियम उनका कब्जा करेंगे हम, वहां पर हमें ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। है तुम्हारी औकात? एक बार कोशिश करके देखो। अमेरिका की सेना, और कमाल देखिएगा, अमेरिका किसके कहने से लड़ाई में आया? इसराइल के कहने से। अमेरिका ने कहा कि हम ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे वहां पर। इसराइल ने क्या कहा? हम तो नहीं भेजेंगे। लड़ाई राम प्रकाश जी की है और लड़के मैं आऊंगा, आप नहीं भेजेंगे किसी को। इसराइल की कला, क्योंकि उनको पता है जिस दिन ग्राउंड पे ईरान में उतर गए तो एक भी वापस नहीं आएगा। उनको पता है इस बात का। 10,000 बनाम 10 लाख का मुकाबला नहीं हुआ करता। फंसा के युद्ध में और कहते हैं हम तो ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजेंगे। तो अमेरिका क्यों भेजेगा? इसलिए ये बात आई कि हारमूज को बंद छोड़ करके भी ट्रंप भागने की फिराक में। ये है पूरी की पूरी परिस्थिति। नेतन्याहू कंप्लीटली एक्सपोज्ड है, और उधर से श्रीमान ट्रंप का तो एक्सपोज, और उसको छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। उसका तो सब कुछ ओपन एंड शट है। ही इज ए लूज कैनन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो कुछ भी बोलता है, उसको ये भी नहीं पता कि तू किस पद पर है। उसकी व्हाइट हाउस की जो एक कर्नल लेविट आपने दिखाई, वो कह रही थी कि हमने लीडरशिप इसलिए मार दी ईरान की क्योंकि उनकी बात ट्रंप को पसंद नहीं आई। आप बताइए आप। अब सर 31 दिन 32 दिन पे होते होते भारत तो चर्चा से भी बाहर हो गया है युद्ध के। अब तो भाई मोदी जी से ट्रंप की बात भी हो गई, फिर ट्रंप ने मोदी जी को बेइज्जत भी कर दिया कि नहीं नहीं मेरे भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, 250% टैरिफ, और वो सब बयान भी दे दिए। इधर पता नहीं दलाली वलाली का भी क्या चल रहा था कि कौन दलाली कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अब वो सारी चर्चाएं खत्म हो गई है, मोदी जी तो पूरे सीन से ही गायब हो गए। क्या भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? भारत पर प्रभाव खत्म हो गया है, या मोदी जी अब इररिलेवेंट हो चुके हैं इस पूरे युद्ध के सिनेरियो में? नहीं, मोदी जी इररिलेवेंट कह रहे हो? मोदी जी का ही डंका बदला सारा। कमाल कर दिया आपने। 32 दिन का युद्ध है, आपकी शेयर मार्केट से 7 लाख करोड़ साफ हो चुके हैं। आपका रुपया 95 में भी जा चुका। मैं आप पहले दिन क्या करें जब युद्ध शुरू हुआ था कि अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो रुपया 100 पे जाएगा, 95 तो हो गया। और उसके बावजूद आपकी क्या कह रही थी, अपना क्या नाम है, डंकापति की जो वित्त मंत्री थी, कि रुपया सब ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। यही थी वो, आपको याद होगा 2013 में जब ये भाजपा की प्रवक्ता थी, जब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित थी क्योंकि रुपया 60 पे जा रहा था, 95 रुपया ठीक है। पिछले एक महीने में राम प्रकाश जी, पिछले एक साल में रुपए का 10% अवमूल्यन हुआ है, और पाकिस्तानी रुपए का 0.1% अवमूल्यन हुआ है। नंबर एक साल पहले अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान का शासन है, 1 रुपए में उनके 71 पैसे आते थे। आज तालिबान हमारा जो 1 रुपया और उनका 1.5 बराबर है। उनके 1 रुपए में हमारा 1.5 रुपया आता है। ये आपका डंका बचे है। बेसिकली क्या है, जो ये भाषा प्रयोग करते हैं मोदी जी और
भाषा लोगों के सोचने के तरीके को दर्शाती है। जब एक विदेश मंत्री दलाल जैसे शब्द का प्रयोग करता है तो उसकी मनस्थिति समझिएगा आप। जब तुम्हारे भागवत कह रहे थे तब तो वो क्या थे, मीडिएशन थी। अगर पाकिस्तान उसके लिए आगे आ रहा है तो दलाल है। तो इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 95 रुपए चला गया डॉलर के मुकाबले में तो सब ठीक है। ये गहरा प्रश्न उठाता है, क्या भारत जगह आधुनिक राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने के लिए उनका वैश्विक दृष्टिकोण यही है क्या कि हमारी करेंसी का सत्यानाश ही हो जाना चाहिए? हम तालिबान के साथ कंपेयर करने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ करना चाहिए कि एक तालिबानी एक अफगानिस्तान के रुपए में 1.5 हिंदुस्तानी रुपए आएगा? ये आपकी डंका बजा है क्या? तो बेसिकली मोदी जी हैज कंप्लीटली लॉस्ट द नैरेटिव। उनके जो ये पोमेरियंस हैं, इन्होंने इस देश को अनपढ़ और कुपढ़ बनाने का एक पूरा टेंडर ले रखा है। ठीक, वरना आप बताइए क्या कारण है कि तीनों लड़ रहे देश भारत के परम मित्र। इजराइल तो नया नया बना है, मोदी जी को मेडल पहनाया था। ट्रंप तो उनके अब की बार ट्रंप सरकार, और ईरान के साथ आपकी दोस्ती है, इतिहास इतनी पुरानी। फिर आप क्यों नहीं 3 महीने 13 में? बस यही बात अगर देश को समझ में आ जाए तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा। 60 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में। पेट्रोल पंपों पर राम प्रकाश जी सोचिएगा, पेट्रोल पंपों पर केरोसिन मिलने की घोषणा कौन कर रहा है? सरकार। 2047 में विश्व गुरु का एक बार नक्शा देखिएगा आंख बंद करके, कहीं आप बुढ़ापे में पत्थर से आग जलाते हुए ना मिले पत्ते बांध करके। ये तो नहीं है विश्व गुरु का कंसेप्ट। देश को केरोसिन से और चूल्हे से यहां तक आने में कितना समय लगा था, और चूल्हे से, गैस के चूल्हे से वापस केरोसिन पर जाने में कितने दिन लगे? 32। देश में कोई संकट नहीं है। यही मोदी जी का नैरेटिव। चलिए, अभी डंका यहाँ तक तो पहुंच चुका है। अब अगर युद्ध जिस तरीके से ट्रंप कह रहे हैं कि अप्रैल में उनका टारगेट है युद्ध बंद हो जाए, अब पता चले कि 30 अप्रैल तक अगर युद्ध चल रहा है तो हालात कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं है। 7 लाख करोड़ से कब 70 लाख करोड़ में बदल जाएगा और किसी को हवा भी नहीं लगेगी कि असल में हुआ क्या था। युद्ध बंद होने के बाद जब अर्थव्यवस्था की चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं तो खोखली हो चुकी हैं, खाली हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है। आईएमएफ ने आज चेतावनी भी जारी कर दी है जिस तरीके से, वो भी खतरनाक है। खैर, कुल मिलाकर के परिस्थितियां जैसे भी हो, ट्रंप फिलहाल अब इजराइल को अकेला छोड़ता हुआ दिख रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा झटका है इजराइल के लिए कि ट्रंप यू टर्न ले लें और हार्मुज को बंद छोड़ करके भाग जाए। देखना यह है कि भागते कब है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।